तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो फ्रीली अवेलेबल ऑब्जर्वेबल जो चार्ज है वो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटी यूनिट है उसके लिए। यदि उसके लिए सबसे छोटी यूनिट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है तो अपन को जो भी चार्ज मिलेंगे वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ही होंगे कि भाई अपन ने बोल दिया एक बॉडी के ऊपर N2 प्रोटॉन है तो उसमें N2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। उसी बॉडी में लेट से अपन ने बोल दिया N1 इलेक्ट्रॉन है, उसी बॉडी पे अपन ने बोल दिया N1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हो रहा है अब यहाँ पे देखिए, अपन ने बोल दिया N2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और N1 अपन ने बोल दिया इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का मतलब चार्ज कितना हो गया N2 इंटू प्लस ही, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया माइनस ही। तो टोटल चार्ज जो बॉडी पर आ रहा है वो आप देख सकते हैं N2 माइनस N1 इंटू ई आ रहा है। दिस विल बी द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। नाउ ये कह रहे हैं कि भाई N2 और N1 दोनों इंटीजर ही होंगे। चूंकि N2 और N1 दोनों इंटीजर होंगे तो N2 माइनस N1 भी एक इंटीजर होगा। इसका मतलब हम किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज निकालेंगे वो E का ही इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। इंपॉर्टेंट बात है जो आगे जब हम लोग डेरिवेशंस वगैरह करेंगे तो काम आएगी, इसको थोड़ा समझिएगा बात को कि ठीक है मानते हैं E बड़ा छोटा है, इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन प्रैक्टिकली भी हम जितने चार्ज की बात करते हैं वो होता है माइक्रो कूलम में, विच इज़ 10⁻⁻6 कूलम। तो इस चार्ज के ऑर्डर में भी यदि आप देखेंगे तो जो E का छोटा होने का असर है वो बहुत ईजिली हम पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो 10⁻⁹ में चल रहा है। तो यदि 2 4 5 8 10 इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा काउंटिंग में हो गया तो उसको ऑब्जर्व करना वुड बी वेरी वेरी टफ। इसलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोग चार्ज को कंटिन्यूस ले लेते हैं क्योंकि इतने छोटे चार्ज की जो यूनिट है वो इतनी छोटी है क्वांटाइजेशन की कि उसका असर नहीं आता। तो ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अपन एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वैसे तो कंटिन्यूस दिखती है, पर एसेंशियली देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन कई सारे पॉइंट जो कि एक दूसरे के बहुत पास 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 है उनसे मिलके बनी है। तो ठीक वैसी बात चार्ज के साथ है। हमने बोल दिया कि इतना चार्ज है तो हम ऐसा मान सकते हैं जैसे कि हमने बोल दिया एक बॉडी पे इतना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 माइक्रोकूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ट्रुथ तो ये है कि वो जो चार्ज होगा 1 माइक्रोकूलम वो ई के टर्म्स में होगा, पर हम ऐसा मान लेंगे 1 माइक्रोकूलम यदि यूनिफॉर्मली बोल रहे हैं तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल इक्वल अमाउंट सब जगह है। वैसे देखें तो वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक्स्ट्रा, बिल्कुल ठीक वैसे जैसे एक्चुअली तो लाइन जो है खूब सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होगी जो कि बहुत पास होंगे एक दूसरे के, लेकिन हम अपन मान सकते हैं कि वो जो चीज है एसेंशियली चार्ज पॉइंट से मिलकर बनी है। ठीक वैसे ही कंटिन्यूस चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम बना तो छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस छोटे छोटे वैल्यू के चार्ज से ही है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹, पर वो इतना ज़्यादा छोटा है कि अपन मान सकते हैं कि कंटिन्यूस। तो उसी बात को एक बार फिर से समझा रहे हैं कि मान लीजिए अपन ने 1 माइक्रोकूलम चार्ज लिया तो उस चार्ज के अंदर करीब 10⁻13 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर चार्ज आएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स में यदि हमने 2 4 5 8 10 100 इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा कर भी लिए तो उसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, वो यही कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक लेवल है वहां पे चार्ज के डिस्क्रीट होने के बावजूद, डिस्क्रीट मतलब टुकड़ों में होने के बावजूद, इतने के इंटीग्रल होने के बावजूद हम उस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं। ये फैक्ट तभी काम आता है जब हम डील करें ऐसे सिनारियों से जहां पर हमको 200 50 100 250 12 10 8 इतने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस से डील करना हो, तब ये फैक्ट काम आएगा, तब इसको इग्नोर नहीं कर सकते। Example 1.2. If 10⁻⁹ electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? So let's solve this. तो सबसे पहले अपन क्या करने जा रहे हैं, अपन निकालने जा रहे हैं कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो देखिए 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर।
इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं। तो ये चार्ज होगा, कूलम में इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब कि जो चार्ज इस बॉडी से हर सेकंड फ्लो होके जा रहा है पर सेकंड, इसको करंट भी कह सकते हैं अपन, राइट। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर या कूलम पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे भी पर सेकेंड लगा देते हैं, एम्पियर भी कह सकते हैं इसको, और 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर सेकेंड। अपन अब क्या चाहते हैं, 1 कूलम चार्ज आ जाए बॉडी पे कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है भाई, चार्ज पर सेकेंड अपन को पता ही है, तो अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम शुड बिकम 1 कूलम, इतना चार्ज आ जाएगा। तो टाइम निकाल सकते हैं अपन, 1 कूलम डिवाइडेड बाय करंट विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर सेकेंड। सॉल्व किया, कितना आ गया 10⁻10 अपॉन 1.6 सेकेंड। फिर इन्होंने पूरे सेकंड कैलकुलेट करके दिखाए टाइम के लिए, आपको आइडिया देने के लिए कि भाई ये कितने सेकंड्स आ रहे होंगे। ये देखिए निकाला इधर 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड आए। फिर उन्हें कैलकुलेट किया कितने साल आएंगे, तो वो साल करीब करीब 200 साल आ रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि जी 1 कूलम इज अ, अब यहाँ आगे लिखा हुआ है 1 कूलम इज देयर फॉर अ वेरी लार्ज यूनिट फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पसेस। इट इज हाउएवर आल्सो इंपॉर्टेंट टू नो दैट what is roughly the number of electrons contained in a piece of 1 cubic centimeter of a material. A cubic piece of copper of side 1 centimeter contains 2.5 × 10⁻24 electrons. ये कह रहे हैं कि 1 कूलम प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है। फिर भी एक और चीज़ ये थोड़ा सा बता रहे हैं जो कि आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कॉपर के अंदर, ऑलराइट, 2.5 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि एक छोटे से मेटल पीस में भी आपको बहुत सारे, या किसी भी मटेरियल के अंदर आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो अब कप ऑफ वाटर में सबसे पहले तो अपन को खुद को एस्टिमेट करना पड़ेगा सॉल्यूशन में कि कितना माने। आप हो सकता है बोले 100 मिलीलीटर, आप हो सकता है बोले 300 मिलीलीटर, पर आप यदि ये बोलें जी मेरे कप जो है वो 10 लीटर का है, तो फिर वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो एक रेंज है, तो इन्होंने एक अपने हिसाब से 250 मिलीलीटर या 250 ग्राम इन्होंने मान लिया। लेट अस अज्यूम दैट द मास ऑफ 1 कप इज 250 ग्राम। आप बोले सर मैं 300 मानूं तो गलत आएगा क्या? नहीं आएगा। 200 मानूं नहीं आएगा, 100 मानूं नहीं आएगा, 400 मानूं नहीं आएगा मिलीलीटर, राइट। 4 लीटर मानूं तो गलत आ जाएगा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम, thus 1 mole of water is 18 gram, therefore the number of molecules in 1 cup of water is this. तो 250 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम से आपका नंबर ऑफ मोल्स आ गया। ये जो नंबर ऑफ मोल्स आया, इसको अपन यदि एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सो दैट इज 250 by 18 into 6.02 into 10⁻23। अब एक मॉलिक्यूल में कितने हैं ये बता रहे हैं। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन H2O, that is 10 electron and 10 proton, hence the total positive and total negative charge has the same magnitude, it is equal to this much. तो H2O, तो हाइड्रोजन के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए,
तो टोटल आप देख सकते हैं 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। चार्ज तो इक्वली है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, टोटल चार्ज निकालना है तो अपन ने ये जो नंबर था इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दिया 10 से प्लस 10 इन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, क्योंकि वो एक पे चार्ज है तो ये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर से। सो दैट कम्स आउट टू बी 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। पर याद रखिए इतना पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इतना ही नेगेटिव चार्ज भी। तो ओवरऑल 1 कप ऑफ वाटर